बात आज की चैनल के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम अजमेर के हमारे दर्शकों की सेहत का ध्यान रखते हैं और उसकी सेहत से जुड़ी हुई किसी भी बीमारी के लिए हम हर बार एक नए विशेषज्ञ को लेकर आते हैं। अब तक आपने लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा चिकित्सकों से बैठ कर लिए और अपने अपने सवालों के जरिए उनसे बात भी की। आज जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वो डॉक्टर ब्रिजेश माथुर, जो अजमेर में किसी परिचय के मोहताज नहीं। मैं उन्हें 2 रूप में जानता हूँ। एक रूप जो है वो मेरा अपना है, वो साहित्यकार का रूप है, और दूसरा रूप है डॉक्टर्स का, जो मैं बचपन से देखता आया हुआ हूँ उनको। और आप देखने में भले ही युवा लग रहे हो, लेकिन है भी युवा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो डॉक्टर्स में एक है, अभी मित्तल हॉस्पिटल में सर्जरी का कार्यभार संभाल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं कि ब्रिजेश माथुर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारी शोभा बढ़ाई इस कार्यक्रम की। मैं दर्शकों से आपको जोड़ते हुए सबसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि आपकी जो स्वास्थ्य यात्रा, मतलब आपकी जो चिकित्सकीय भूमिका की जो यात्रा है वो कैसे रही? कहाँ से आपने स्कूलिंग की, कैसे आपका मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ और किस तरीके से आपने इस यात्रा को यहाँ तक पहुँचाया? बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। जैसा आपने कहा कि मैं भी आपको जानता हूँ कई सालों से साहित्यकार के रूप में, और मैं आपकी बहुत इज्जत यूँ करता हूँ कि बहुत ही अजीम गज़लकार हैं आप देश के आप। और फिर दूसरा जो सवाल आपने पूछा चिकित्सकीय यात्रा के बारे में, जिसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ कि मेरे को बचपन से ही ये मन में था कि मेरे को सर्जन बनना है जी। एक होता है कि सर्जरी से क्या है कि पेशेंट मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है, बीमारी बाहर निकल जाती है, जड़ से खत्म हो जाती है, और लगता है कितना अच्छा लगता है पेशेंट घर ठीक हो घर जा रहा है। तो मेरे बचपन से सपना था मैं सर्जन बनूं। फिर मैंने पढ़ाई करके फिर 1969 में राजस्थान में पहली बार पीएमटी शुरू हुआ जी, राजस्थान राज्य का, तो उसमें मैं सेलेक्ट हो गया और उसमें मैं उत्तीर्ण होकर फिर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में ही से मैंने MBBS किया। फिर यहीं से MS किया मैंने सर्जरी में 1978 में, और फिर यहीं लेक्चरर बना। फिर यहाँ पे मैं रीडर, फिर प्रोफेसर, और फिर 2012 में यहाँ का अधीक्षक हो गए, चिकित्सा अधीक्षक हो गए, रिटायर हुआ मैं JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर से। बहुत अच्छा, आपका एक जीवन यात्रा पूरी अजमेर से जुड़ी रही और अजमेर को समर्पित रहे। आपकी यात्रा को मैं चश्मदीद गवा रहा हूँ। आप जिस समय मेडिकल कॉलेज में हुआ करते थे तब से लेकर अब तक की यात्रा, एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतने सुयोग्य होते हुए भी आपका अजमेर का मोह नहीं छूटा। वरना लोग बाग अजमेर को छोड़कर चले जाते हैं और बड़े बड़े अस्पतालों में बड़ी बड़ी जगह अपनी ओहदे प्राप्त करते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। आपका अजमेर के प्रति बहुत बड़ा मोह है कि आप अजमेर में ही रहे। मैं इसके पीछे क्या कारण रहा कि आप अजमेर में ही रहे? सुरेंद्र जी, मेरे को अजमेर की जो आबो हवा, क्लाइमेट, यहाँ का रहन सहन और छोटा शहर मुझे बहुत भाया जी। खैर मेरे पिताजी भी यहाँ सर्विस में थे, वो IRS थे, सेंट्रल एक्साइज में थे, तो यहीं पर रहे वो पोस्टिंग, तो मैं भी यहाँ पढ़ता रहा। और फिर जब एडमिशन हो गया अजमेर कॉलेज में तो फिर मेरे को यहाँ मजबूरी थी पढ़ना, लेकिन मुझे अजमेर बहुत रास आया, जबकि मेरी जन्मस्थली जोधपुर है। ओके। पर अजमेर शहर वाकई बहुत सुकून वाला है। जी 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 जी, बहुत। तो यहाँ रहने से बड़ा आनंद मिलता है। चलिए, एक अब मैं आपको सवालों के जरिए आपसे बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले तो यह है कि सर्जरी होती क्या है और ये अन्य उपायों से अलग क्यों है? जैसे निदान उपचार होता है, उसके बाद में शल्य चिकित्सा की नौबत कहाँ आती है? शल्य चिकित्सा की कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं जिसमें शल्य चिकित्सा यूज़ होती है, और इस शल्य चिकित्सा से पहले क्या और कोई रोकथाम के इलाज हो सकते हैं? इस पर आप थोड़ा सा। वो अच्छा सवाल है सुरेंद्र जी। अपन जनरल ये कह सकते हैं सब लोगों के लिए, लेमैन के लिए, कि बीमारियाँ मोटे तौर पर 2 तरह की होती हैं, मेडिकल डिजीजेज एंड सर्जिकल डिजीजेज। मेडिकल डिजीजेज मीन्स वो बीमारियाँ जो दवाइयों से ठीक हो सकती हैं जी, और सर्जिकल डिजीजेज वो डिजीजेज हैं, वो बीमारियाँ हैं जिनमें बॉडी में जरूर कोई ना कोई ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा एक मोटे तौर पर बताया मैंने आपको जी। लेकिन हम सर्जिकल डिजीज में भी पहले कई बार मेडिसिन देते हैं। कई बीमारियाँ ऐसी हैं, ग्रुप ऐसा है कि बीमारियाँ में मेडिसिन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, कई बार वो ठीक हो जाती हैं, सर्जरी की नौबत नहीं आती है। लेकिन कभी कभी जब उनसे जब देख लेते हैं जब ठीक नहीं हो रही बीमारी, और इसमें कोई ऐसा ट्यूमर है, पस कलेक्शन है, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए,
तब ऑपरेशन करना पड़ता है। तो वो बीमारी कहलाती है सर्जिकल डिजीज, जिसमें बॉडी पे कोई ना कुछ चीरा आता है, कोई चीरफाड़ होती है और फिर वो ठीक किया जाता है। अब चलिए, ये कुछ तो बीमारियां ऐसी होती हैं जो जन्मजात होती हैं और जो सर्जिकल तक पहुंचती हैं, लेकिन जैसे प्रोस्टेटिक है और दूसरी चीज़ें हैं जिसके अंदर आदमी है ना करता है जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शल्य चिकित्सा की उस समय जब जरूरत पड़ती है, जब आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, अचानक कोई आदमी दुर्घटना का शिकार होकर आपके पास आता है जिसको कोई और बीमारी नहीं है, ना उसकी बीमारी की हिस्ट्री है, लेकिन आप उसकी शल्य चिकित्सा करते हैं। तो ऐसे वक्त पर तो कोई और दूसरी बीमारी ठीक हो ही नहीं सकती दूसरे तरीके से, सिर्फ शल्य चिकित्सक ही उसे ठीक कर सकता है। तो ऐसी आपने कभी ज़िंदगी के अंदर ऐसी बीमारियां आपके पास आई हैं, ऐसे केस आए जो ऐसा लगता था कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मरा हुआ आदमी है, ये तो जाता हुआ आदमी है जिससे आपने बचा लिया हो, ऐसा कभी हुआ? जी, हुआ है बिल्कुल। और जैसा आपने सही फरमाया कि कई बीमारियां जो जेनेटिक होती हैं और उसमें आकस्मिक ऐसी जरूरत पड़ती है कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। जैसे हर्निया है, मान लो छोटे बच्चे का हर्निया या कभी कभी बड़े एडल्ट्स का हर्निया, तो अगर हर्निया फंस जाता है, मतलब जैसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया, वो हर्निया फंस गया तो उसमें गैंग्रीन हो जाता है, इंटेस्टाइन में गैंग्रीन हो गया, आंतों में गैंग्रीन हो गया, तब तो दवाई काम ही नहीं करेगी। फिर तुमको जल्दी से इसको ऑपरेशन करके चीर फाड़ करके उस इंटेस्टाइन को या आंतों को बचाना पड़ेगा। तो ऐसा तो मैंने सैकड़ों बारी किया, देखा है हम सब साथियों ने। तो उनमें सर्जरी की बहुत ही इमरजेंसी जरूरत पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं बीमारी फिर सर्जिकल दो तरह की हुई। एक तो इमरजेंसी सर्जरी, एक प्लांट सर्जरी। प्लांट सर्जरी ऐसी होती है जैसे मान लो कि आप इसको वेट कर सकते हैं अपन, भाई हर्निया है, अभी ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं है, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स तो इमरजेंसी है, इमरजेंसी है, ओके। ये इमरजेंसी ग्रुप में आता है। एक बीमारी होती है जो नॉन इमरजेंसी में आती है, नॉन इमरजेंट सर्जिकल डिजीज, जैसे हाइड्रोसिल है। अब हाइड्रोसिल को आप क्या कहेंगे? जी, हाइड्रोसिल प्लांट सर्जरी, इसमें इमरजेंसी नहीं है पर है सर्जिकल डिजीज। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो सर्जिकल डिजीज दो तरह की, इमरजेंसी सर्जिकल डिजीज एंड नॉन इमरजेंट सर्जिकल डिजीज। ये बड़ी बड़ी बात है। मैं इसमें मतलब एक छोटी सी एक घटना याद दिला दूं आपको। मेरा बेटा जो अभी तो नासा के अंदर है, वो उस समय वो जब बच्चा था, बिल्कुल 2 साल 2.5 साल 3 साल का था, तब उसको हाइड्रोसिल हो गया था जी। तो पानी भर गया था अंडकोश में और बड़ा हुआ था। मैं आपके पास लेके आया था और आपने उसको ऑपरेशन सजेस्ट किया था, ऑपरेशन होगा। और आप ताजुब करेंगे, मैं याद दिला रहा हूँ आपको, जब बच्चा टेबल पर ऑपरेशन आया था उसको जुकाम और बुखार हो गया था, तो आपने मना कर दिया, नहीं अब जुकाम और बुखार है, अभी नहीं करेंगे, कल कर देंगे इसको, पहले इसको दवाई देते हैं, ठीक करते हैं। उसी क्षण हमारे पास वाले उसके ऊपर बेड के ऊपर एक मोमडन था। उसने कहा क्या हो गया जी? मैंने कहा ये हो गया। बोले ये तो मैं वैसे ही ठीक कर दूं बिना ऑपरेशन के। मैंने कहा कैसे? तो उसने मुझसे कहा कि तंबाकू के पत्ते आप है ना कविंडसपुरा से लेके आ जाओ। उसने सरसों का तेल लगाया और उसको गर्म करके उसके अंडकोश पे बांध दिया। आप ताज़ू करोगे, 2 दिन बाद वो बिल्कुल गायब हो गया। जब आप आए आपने देखा ये क्या हुआ, ये तो बिल्कुल वो हो गया। तो आपने भी ताजुब किया था। तो क्या ये साइंस के अंदर इसको क्या कहेंगे आप? इसमें 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। पहला बात तो ये कि आपका बच्चा कितनी उम्र का था? 2-3 साल का, 2-2.5 साल। कभी कभी क्या होता है, हाइड्रोसील जो होता है ना, ऊपर जो पेट से नली निकलती है पानी भरने वाली जी, तो कई बार वो बंद हो जाती है अपने आप स्वतः, क्यों? वो डेवलपमेंट होता रहता है, डेवलपमेंट जेनेटिक डेवलपमेंट होकर वो जैसे नाली है डेवलपमेंट होकर बंद हो जाती है। तो हम कहते भी हैं बच्चों का भी ऑपरेशन मत करो, 1 साल का बीतने दो, कभी 2 साल का बीतने दो, तब कई बार बंद हो जाता है। तो वो उसका प्रोसेस है डेवलपमेंट का। एक बात तो ये। दूसरा, मैं आपने जो कहा ना उसने पत्ते बांध दिए बांध दिए, तो मैं आपको मैं इस बारे में कहूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये वैज्ञानिक तरीका नहीं है। अब इन्फेक्शन हो गया मान लो स्किन में, पस हो गई, तो फिर वो दिक्कत पा जाती है मरीज। चलिए खैर, एनीवे वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ना करें दोस्तों। ये मैंने जो अपना जो उदाहरण बताया था वो उदाहरण था, ये उसको उदाहरण को आप एक एग्जाम्पल को उसको ले नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने पहले बता दिया है कि अगर आपने ये की तो ये नीम हकीम वाली बात थी जो हो गई। बाय द वे ठीक हो गया, बाय द वे मेरे बच्चे को आज तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ये अच्छी बात है। लेकिन आप ये प्रयोग ना करें, मैं आज आपको फिर कह रहा हूँ। ऑपरेशन छोटा या बड़ा कैसा होता है, किस तरीके से छोटा मानते हैं और किस तरीके के को बड़े मानते हैं आप? जी, वो अच्छा सवाल आपने किया, क्यों लोगों में कई गलत धारणाएं भी इस बारे में। हाँ, कई बार लोग सोचते हैं ऑपरेशन मीन शल्य चिकित्सा है तो ऐसा हो जाएगा कि बस जाने क्या हो जाएगा, तो डरते हैं, खौफ ज़्यादा हो जाते हैं। मेरे को लगता है कि अपन यहाँ बैठे हैं तो अपन का अपना ये ध्येय भी है, उद्देश्य भी है कि कई भ्रांतियाँ या गलत धारणाएं जो कि लोगों के दिमाग में उसको हटाएं अपन, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ताकि उनका भला हो। जी। तो जो आपने कहा ना कि छोटा और बड़ा ऑपरेशन, तो मोटे तौर पर अपन कह सकते हैं माइनर, मीडियम एंड लार्ज। छोटा तो छोटा माइनर उसको कहेंगे अपन कि जो कई बार लोकल एनेस्थेसिया में हो जाएगा, सुन करके
आउटडोर में ही, छोटे आउटडोर इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में ही, माइनर ओटी में ही हम सुन करके, जैसे छोटी मेद निकालनी है, नाखून सिस्ट हो गई या नाखून इंग्रोइंग नेल है, तो अपन ये माइनर कहलाएंगे। ओके। मीडियम थोड़े बड़े, तो उसमें क्या है कि खतरा नहीं है। तो जैसे स्पाइनल में करते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया, पीठ पर सुई लगाते हैं तो नाभि के नीचे का आधा हिस्सा सुन्न हो जाता है। तो फिर हम ऑपरेशन कर देते हैं उसका, जैसे हर्निया हुआ, हाइड्रोसील हुआ, कई बार प्रोस्टेट हुए या पाँव के ऑपरेशन, तो वो आगे मीडियम के अंदर। और फिर है लार्ज, जिसमें कि जनरल एनेस्थीसिया देना होता है, ब्लड चाहिए, रिस्क होती है, रिस्क समझा के मेडिकल डिजीज कंट्रोल करके, वो लार्ज में आती है। जैसे गैंग्रीन है, वो आप लार्ज में मानेंगे? हाँ, गैंग्रीन, देखो गैंग्रीन तो एक मोटा शब्द है जी। गैंग्रीन इंटेस्टाइन, गैंग्रीन पाँव का, हाँ, है ना जी। तो गैंग्रीन कहीं भी हो सकता है, मतलब गैंग्रीन इज डेड, वो हिस्सा डेड हो गया है। ओके। तो अगर मान लो सपोज गैंग्रीन टो में हुआ, बड़े अंगूठे में, एक उंगली में, तो वो इतना रिस्की नहीं है, पर गैंग्रीन तो कहलाता है, वो बढ़ता जाएगा, मतलब वो मर गया, वो तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो गैंग्रीन का मतलब वो पार्ट खत्म हो गया है, उसमें खून का दौरा नहीं है। ओके। तो माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो। एक मेरे को याद आ रहा है, जब आपसे, क्योंकि आप मित्र हैं मेरे, तो मैं मित्रवत जो पहले आपके साथ मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ। जरूर। दोस्तों, एक बार मेरे एक मित्र गोपाल गर्ग, उनके पिताजी को गैंग्रीन हो गया था और ऐसा लगा था कि उनका पैर पूरा जाएगा, और उन्होंने, डॉक्टर साहब ने उनका ऑपरेशन किया था, ब्रिजेश माथुर साहब ने, उनको 2 बार ऑपरेशन करना पड़ा, एक बार नीचे से काटा, फिर ऊपर से काटा। तो मैं आपसे ये सवाल इस माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ये कब होता है कि गैंग्रीन, एक बार आपने काट के उसको ठीक कर दिया, फिर दोबारा नौबत आ गई, उसकी वजह क्या रहती है? बहुत अच्छा सवाल है ये। फिर वही सवाल है कि जो लोगों में भ्रांतियाँ, उसको हटाएं अपन जी। आपने जो बताया, मित्र आपके गोपाल गर्ग साहब, जो मेरे भी उस्ताद हैं गज़ल के क्षेत्र में, तो उनके फादर को, पिताजी को गैंग्रीन हो गया था पाँव का। और हम ऐसा अभी भी करते हैं कि कलर डॉपलर वो कराते हैं, सोनोग्राफी, और हम जानते हैं कि यहाँ तक खून का दौरा है। तो कई लोग कहते हैं नहीं, पूरा पाँव मत काटो, अभी अपन थोड़ा चांस ले सकते हैं। तो हम ये कह के उनका आधा पाँव काटते हैं, या फुट एक पाँव का हिस्सा काट दिया, उंगलियाँ काट दी, कि भाई अगर ये घाव भर गया तो ठीक है, नहीं तो और ऊपर काटना पड़ेगा। तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि सेव द लिम्ब, पाँव बचाओ। तो गैंग्रीन जो पाँव का होता है, उसमें चाहते हैं पाँव बचे, बेचारा चल सके आराम से पेशेंट। तो हम ऐसे 2 स्टेज में करते हैं कि पहले छोटा कर दिया, अगर वो घाव भर गए और उसने बीड़ी सिगरेट नहीं पी, मतलब छोड़ दिया तंबाकू का प्रयोग करना, तो और दवाई भी देती हैं, तो शायद वो इतना लकी हो। और मेरे नज़र में कई मरीज ऐसे हैं जो बच गए उनके पाँव, अच्छा, छोटे ऑपरेशन से ही। उन्होंने बीड़ी सिगरेट छोड़ दी, मैं तंबाकू का उपयोग छोड़ दिया, तो पाँव बच गए। अच्छा, तो अब मैं एक जानना चाहता हूँ, जैसे पेट के ऑपरेशंस होते हैं जी, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा ये जो पोर्शन ये है, ये अपने गले के नीचे से लेके और नाभि तक का जो पोर्शन है, इसमें ज़्यादा ऑपरेशंस पेट के होते हैं। और आपको मेरे ख्याल से सर्जिकल सबसे ज़्यादा ऑपरेशंस ऐसे ही आते होंगे, या जी वो नीचे तक भी आते हैं, नीचे तक भी आते हैं, मतलब अपने जो पेट का नीचे का हिस्सा है, वहाँ तक भी वो करना पड़ता है, कॉमनली करना पड़ता है आपको। तो ये कैसे मालूम चलता है कि जैसे पेट में मेरे दर्द है, आपको कैसे मालूम चलेगा ये शल्य चिकित्सा का वो है या ये अलग वो है? कैसे आप उसका डायग्नोस करते हैं? सुरेंद्र जी, हम ये बात तो पढ़ते हैं जी, ये चीज़ तो पढ़ते हैं MBBS के दौरान, MS के दौरान, कि हमारा पहला हिस्सा होता है सिम्टम्स, लक्षण। तो हम बैठा के उससे सिम्टम पूछते हैं, लक्षण पूछते हैं। फिर होते हैं फिजिकल साइंस, फिर हम लेटा के या बैठा के उसको एग्जामिन करते हैं। उसके लेटा के पेट देखा कि यहाँ पे क्या कोई लंप, कोई गांठ तो नहीं है, गार्डिंग मतलब वो मसल टाइट तो नहीं हो रही है। तो हम सिम्टम, लक्षण पूछ के फिर एग्जामिन करते हैं, देखते हैं। फिर आता है इन्वेस्टिगेशंस, सोनोग्राफी करी, ब्लड टेस्ट किए कि हाँ भाई, सोनोग्राफी में आया कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है इसके, तो पता पड़ गया कि हमने जांच की थी वो गॉल ब्लैडर में स्टोन की वजह से, या जांच की थी हमने लक्षण पूछ के तो ये राइट साइड में है, तो ये अपेंडिक्स का अटैक है। तो ऐसे हम पहुँचते हैं धीरे धीरे आगे तक। फिर हम डायग्नोस करते हैं कि इसको ये बीमारी है और अब इसको ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा, आपके ही उससे एक सवाल निकला है कि दाएं तरफ का दर्द और बाएं तरफ का पेट का दर्द, तो अब आप किस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं? दाएं तरफ के पेट के दर्द अपेंडिक्स का होता है, बाएं तरफ कैसे, मतलब आप उसको करते हैं? जी, बहुत बढ़िया पूछा आपने, अच्छा सवाल। अपेंडिक्स जो है ना, वो राइट साइड में होती है, दाईं साइड में होती है, बहुत रेयरली लेफ्ट में होती है, पाई गई है जो लिटरेचर में है, पर 99.9% तो राइट साइड में होती है, दाईं तरफ होती है। तो हम जब उसके लक्षण पूछते हैं तो हम पता लगा लेते हैं कि भाई ये अपेंडिक्स का अटैक है, वो पेट में दर्द हो के फिर दाईं तरफ आया है, उल्टियाँ आई हैं इसको। फिर हम तब देखते हैं लिटा के उसको, तो वहाँ देखते हैं यहाँ पर दर्द है इस साइड में, एक मैकबर्नी पॉइंट होता है कि
कि यहाँ पर दर्द है, इसके यहाँ गांठ बन गई, इतनी बन गई है। फिर हम सोनोग्राफी कर लेते हैं, फिर हम कहते हैं ये अपेंडिक्स का अटैक है, इसका ऑपरेशन होना चाहिए। तो दाईं तरफ क्या है, अपेंडिक्स का अटैक, एक होता है कोलाइटिस, बड़ी आंत की सूजन, या स्टोन, किडनी का स्टोन, वो भी साइड में होता है। पर उसमें क्या है कि ऐसा जांच करने में मालूम पड़ जाएगा भाई अपेंडिसाइटिस नहीं है, तो किडनी स्टोन है, जो दर्द आगे से पीछे आगे आ रहा है ऐसे। ओके। अब आपके सवालों से ही मैं पूछ रहा हूँ, आपने जवाब दिया पथरी। अब पथरी क्या चीज़ है और पथरी का क्या होता है, कहाँ पथरी होती है और उसके लक्षण क्या होते हैं पथरी के, आप बताएंगे? ये एक प्रकृति ने अपना शरीर ऐसा बनाया है सुरेंद्र जी, एक अजूबा है अपना शरीर। अजूबा यूँ है कि पथरी बॉडी में कई जगह बन सकती है जी। आम भाषा में लोग कहते हैं गुर्दे में पथरी, हाँ, गॉल ब्लैडर में पथरी। हालांकि और जगह पथरी कम होती है, जैसे आपको ताजुब होगा, पथरी बन सकती है आंखों में, जो हमारी ये आंसू बनाते हैं उसकी ग्रंथि में भी, ओके, है ना। जो खाना खाते हैं अपन, तो यहाँ अपनी सेलेवरी ग्लैंड होती है जो लार बनाती है, जिससे अपन खाना पचाते हैं, तो उसकी स्टोन बन सकता है उसमें। सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड मीन्स अपने लार बनने वाले ग्रंथि में पथरी हो सकती है। नीचे आते हैं अपन तो गुर्दे में पथरी, और गुर्दे की नली होती है, यूरेटर कहते हैं, हाँ, उसमें उसमें भी पथरी, होती है, प्रोस्टेट में पथरी, बिल्कुल। फिर जो पेशाब बाहर आता है व्यक्तियों का, तो उसमें होता है, उसको कहते हैं यूरेथ्रा, उसमें पथरी। ये हैं तो कॉमनली होती है गुर्दे के अंदर, या गॉल ब्लैडर में, या यूरेटर में, इसमें। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, और दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि कौन सी पथरी शल्य चिकित्सा का विषय बनती है और कौन सी पथरी दवाइयों से निकाली जा सकती है या निकल जाती है, और कौन सी पथरी जब नहीं निकलती है और आपको अंत में ये इलाज करना पड़ता है, भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो कहाँ क्या होता है? गॉल ब्लैडर पथरी जो होती है ना जी, उसका तो ऑपरेशन ही इलाज है, उसके अलावा कोई नहीं, उसके अलावा नहीं है जी। जब तक कि वो बहुत ही एक बाइल होता है, पित्त बहुत थिक हो, बहुत मोटा हो, तब तो वेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर पथरी गॉल ब्लैडर में है, क्योंकि गॉल ब्लैडर की जो नली होती है वो बहुत पतली होती है, जो मैचस्टिक होता है अपने माचिस की तीली, उतनी ही उसकी ग्रंथ, उसकी नलिका होती है, तो उससे बाहर नहीं आ सकता स्टोन, वो पथरी बाहर नहीं आ सकती, और वहीं रहेगी गॉल ब्लैडर में, तो वो पस बनाना और जॉन्डिस पैदा करना, पीलिया करना, और कभी कभी कैंसर बनाना, ये सब उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो गॉल ब्लैडर स्टोन है या गॉल ब्लैडर पथरी है तो उसका ऑपरेशन ही इलाज है। बाकी पथरियों के, और गुर्दे में पथरी है और छोटी है, 10 मिलीमीटर से छोटी, जैसे 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, तो वो कई बार शरीर उसको निकाल देता है, खूब पानी पीने से या ज़्यादा पानी से वो एकदम से नीचे आके निकल जाती है। 10 मिलीमीटर से कम हो तो हो, और ऐसा कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं है जिससे वो टूट के और बिखर कर निकल जाए बाहर? ये भी भ्रांति है एक, हाँ, ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि खासतौर से मैं ये बताऊँ आपको कि होम्योपैथी से, दवाइयों से कहा जाता है, मुझे नहीं मालूम, मैं न तो होम्योपैथी जानता हूँ, न मैं एलोपैथी जानता हूँ, मैं सिर्फ आपसे पूछ सकता हूँ कि होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाइयाँ आती हैं जिससे पथरी टूट के निकल जाती है, ऐसा हो सकता है क्या? ये फिर एक भ्रांति है। जैसे अब स्टोन है, अब आप एक मिनट हाथ में पथरी लेके देखें, कितना ही पानी डालें उस पर, कितना ही दवा डालें, वो तो पत्थर रहेगा, वो तो पत्थर वही रहेगा। तो ऐसे कोई वो मैकेनिकली टूटेगी, वो तो जब तक कि आप उसको तोड़ोगे या चूरा करोगे, है ना। तो ये भी भ्रांति है कि मैं किसी पैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी खिलाफ नहीं हूँ, मैंने भी सुना बहुत है, लेकिन हमारी जो स्टडी है, पढ़ाई है, और हमने देखा है, हम इसको नहीं मानते कि कोई दवा तोड़ सकती है पथरी को। छोटी है तो अच्छा, एक और अच्छी बात बताऊं आपको, आप सबके लोगों के भ्रांतियां मिटाने के लिए, कि अब तो इतना डेवलपमेंट हो गया है साइंस के अंदर कि एंडोस्कोप्स आ गए हैं, एंडोस्कोप्स कहते हैं। तो अब स्टोन है मान लो किडनी में या यूरेटर में, तो पेशाब के रास्ते से एंडोस्कोप डाल के उसको पकड़ के, ऐसा होता है चिमटे नुमा, पकड़ के निकाल सकते हैं। अच्छा, और निकाल के हाथ में दे देंगे, ये आपकी स्टोन रहा 5-10 मिनट के अंदर। ओके, कोई खतरनाक नहीं है, कोई खतरनाक, जानलेवा या इस बिल्कुल खतरा नहीं है। तो दोस्तों, एक चीज़ डॉक्टर ब्रिजेश माथुर ने बताया, बहुत अच्छे शल्य चिकित्सक हैं, उन्होंने बहुत अच्छी राय दी है कि आप किसी और, अगर आपको ये बता दिया जाता है कि 10 mm की अगर पथरी है या 5 mm की, 8 mm की है, आप चिंता ना करें और ऐसे लोगों के पास न जाएं जो उसको ये दावा करते हैं कि दवाई वो पथरी है टूट कर निकल जाएगी, वो पथरी तो ऑपरेशन से निकलेगी। लेकिन ऑपरेशन कितने आसान हो गए, ये डॉक्टर ब्रिजेश माथुर ने बताया कि 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर ऑपरेशन होगा, और वो बाकायदा ऑपरेशन भी नहीं होगा, एक नली जाएगी और अंदर जाके तोड़कर वापस आपके स्टोन को ले आएगी। तो आप इतनी रिस्क ना लें, ऐसा कोई वो रिस्क की का काम नहीं है। अब मैं एक चीज़, हर्निया का जो होता है, जैसे हर्निया होता है, तो हर्निया के दोनों तरफ होता है या एक ही तरफ होता है आदमी के,
या हर्निया दो बार हो सकते हैं ऑपरेशंस? जी सुरेंद्र जी, हर्निया कई तरह के होते हैं। हाँ। और जैसे अपने नाम नहीं होते, किसी का महेश, रमेश, सुरेश, वैसे हर्निया के भी नाम है ओके। जगह के मुताबिक। अच्छा। जैसे एपिगैस्ट्रिक हर्निया है ना, पैराअम्बिलिकल हर्निया, वेंट्रल हर्निया, ओके। इंगुइनल हर्निया जो नीचे होता है, फीमोरल हर्निया, तो ऐसे नाम होते हैं। हर्निया का मतलब होता है मोटे तौर पर कि एक किसी ओपनिंग में से कोई चीज़ बाहर आ जाए। ओके। जैसे अपना गेट खुला है तो पर्दा बाहर आ रहा है, अंदर आ रहा है हवा से, कोई आदमी बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है। तो जब कोई गेट खुल जाता है कहीं किसी कैविटी में से, तो वो चीज़ें जैसे कि इंटेस्टाइन है वो बाहर आ गई, इंटेस्टाइन कवर होती है ओमेंटम, वो बाहर आ गया, अंदर चला गया, कभी फंस सकता है। तो जहाँ जहाँ कैविटी होती है, ओके। कैविटी से कोई चीज़ बाहर आ जाती है तो उसका हर्निया कहते हैं। और कई प्रकार होते हैं, पर हर हर्निया को ऑपरेशन ही करना पड़ता है। ओके, हर्निया का ऑपरेशन ही होता है। एक जो आम बीमारी है वो पाइल्स की और फिस्टुला की और फिशर की, जी हाँ। इनमें क्या अंतर है और इसका क्या वो उपचार है? बहुत बढ़िया सवाल है आपका ये, क्योंकि ये बहुत कॉमन बीमारी भी हाँ, है। बहुत कॉमन है और लोगों अजमेर में तो बहुत ज़्यादा है। बहुत फिस्टुला तो इतना कॉमन है कि पूछो मत। जिसको देखो कि शराब वराब पीने के सेवन से भी हो जाता है, गरम मसाले, और इससे फिस्टुला का तो एक बहुत वो होता है। या ज़्यादा सिटिंग हो किसी की मोटरसाइकिल पर या गरम सीट पर बैठना, फिस्टुला तो आम बात है। जी, ये बहुत अच्छा मौका है सुरेंद्र जी आपने दिया है मेरे को कि कईयों की जो गलत धारणाएं मिटाने का अच्छा समय है ये। जी। और हमारे पास बहुत कॉमनली पेशेंट आते हैं सर्जिकल आउटडोर में, और आते ही पेशेंट का पहला चीज़ है कि मेरे को पाइल्स हुए हैं, जबकि हर बीमारी पाइल्स नहीं होती। ओके। मोटे तौर पर आप ये समझ लें, पाइल्स अलग है, फिस्टुला अलग है, फिशर अलग है। फिशर अलग है। फिशर मीन्स कट, एक कट आ गया उसमें, ओके। तो पेनफुल हो गया, दर्द भरा हो गया। पाइल्स में क्या होता है, दर्द नहीं होता, वो खून आता रहता है, बिना दर्द के ब्लड आता रहता है, और कोई गांठ सी बाहर आती रहती है। और फिस्टुला में क्या होता है, एक नासूर बन गया, नासूर जो अंदर से लेके रेक्टम से बाहर स्किन तक एक गुफा बन जाती है। तो तीनों अलग रोग हैं। अब ये बात है कि ऑपरेशन जरूरत कईयों में पड़ती है, फिस्टुला में तो ऑपरेशन करना ही पड़ता है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो नासूर बन गया है। हाँ। अंदर से कनेक्टेड है, तो जब तक निकलेगा नहीं वो टनल निकलेगी नहीं, टनल या नासूर, तब तक ठीक नहीं होगा। और फिशर में ज़्यादातर लोग दवा से ठीक हो जाते हैं, लोकल दवाइयों से, कुछ दवाइयों से, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की। और पाइल्स में अगर अर्ली है, शुरुआत का पाइल्स है, तो ठीक हो सकता है। और आपको बता दूं एक अच्छी बात कि अब इतना प्रोग्रेस हो गई है मेडिकल साइंसेज में कि मिनिमल एक्सेस सर्जरी मीन्स बहुत छोटी छोटी सर्जरी से या लेज़र से, क्रायो सर्जरी से, ठंडी मशीन से, बिना सर्जरी के, मतलब बहुत कम से कम सर्जरी करके भी ठीक हो जाती है बीमारियाँ आजकल। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात बताई, नई बात है, नई जानकारियाँ, और ये नई जानकारियाँ देना ही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप किस तरीके से भ्रांतियाँ शुरू कर रहे हैं। एक गांठ या सिस्ट भी जो होती है उसके और मेद जी हाँ, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। बहुत, ये भी बड़ा कॉमन है। आम भाषा में इसको मेद कहते हैं, और हम भी मेद इसलिए कहते हैं कि वो समझेगा नहीं कि सिस्ट क्या है या बिनाइन ट्यूमर क्या है। बिनाइन शब्द का मतलब होता है नॉन कैंसरस, ओके, है ना, और कैंसरस मीन्स मैलिग्नेंट। तो हम मेद होती हैं या सिस्ट होती हैं, छोटी 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 गांठें उठ जाती शरीर में, सर में उठ गई, हाथ में, पाँव में, पीठ में, गोल 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 छोटी कंचे की माफी गोल, बिल्कुल, है ना। किसी में तो ये ऐसी गांठें गोल गोल 100-200 होती हैं, उनको कहते हैं न्यूरोफाइब्रोमा कहते हैं। तो मैंने बताया ना आपको, जैसे कि पहले नाम अलग अलग होते हैं व्यक्तियों के, वैसे ही बिनाइन ट्यूमर्स के नाम भी अलग अलग होते हैं। ओके। लाइपोमा, जिसमें कि फैट जो चर्बी की गांठ बन गई, वो इकट्ठी हो गई तो गोल गोल गांठ बन गई। न्यूरोफाइब्रोमा, जैसे नर्व टिश्यू, नर्व का इकट्ठा हो गया, ऐसे है ना, फाइब्रोमा। और सिस्ट में क्या होता है, गोल गोल गांठ होती है, बीच में पानी भरा होता है, ओके, घड़ेनुमा। अच्छा, पर इन सब की बीमारी का ऑपरेशन ही इलाज है, ऑपरेशन ही, दवा से नहीं ठीक होती। बिल्कुल बिल्कुल, ये दवाई से। और छोटी सर्जरी, माइनर सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में सुन करके ही निकाला जा सकता है, भर्ती होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इन्फेक्शन हो गया, पस पड़ गई उसमें, तब तो फिर चीरा लगा के फिर बेहोश करके भी करना पड़ता है। पर ज़्यादातर ये छोटी होती हैं, और लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि छोटी जब से शुरू हो तभी करा लें, तभी करा लें। कहीं भी आपको लगे कि छोटी सी गांठ है, वो गांठ कैसी भी हो सकती है, और बहुत आसान से भी निकल सकती है और बहुत खतरनाक भी साबित हो सकती है। इसलिए आप इसमें लापरवाही ना बरतें, और आपके कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से में, आपके बच्चों के कहीं भी गांठ हो तो आप तुरंत संपर्क करें। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो है कैंसर का।
जी। तो कैंसर का जो ऑपरेशन होता है क्या आप वो करते हैं? जी हाँ, बहुत काफ़ी करते हैं, बहुत। अच्छा, कैंसर के ऑपरेशन के लिए भी आप एंटाइटल हैं? इस वक्त क्या हुआ है कि कैंसर एक डेवलप हो गया अलग ब्रांच में, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी जो जनरल सर्जरी ब्रांच है वो पेरेंट ब्रांच है। ओके। इससे निकले फिर बाद में। जैसे हम पहले सब सर्जरी करते थे सारी कैंसर की, जब मैं लेक्चरर बना 81 में, बाद में भी फिर डेवलपमेंट होता गया तो ऑन्को सर्जरी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हो गई। तो अब उनसे कराते हैं हम, पर हम भी अभी कई सर्जरी कैंसर करते हैं, जैसे कैंसर ब्रेस्ट है। हाँ, बहुत करते हैं, कॉमनली करते हैं। कॉमनली कर लेते हैं आप। ये चलिए, एक मैं ये जानना चाहूँगा, अंतिम क्वेश्चन मेरा ये है जी। कि आप मित्तल हॉस्पिटल में हैं जी। यहाँ सरकारी योजनाएं जो है वो सर्जरी से क्या, कौन कौन सी बीमारियां ऐसी जो सर्जरी से, सरकारी योजना से, पैसे के उससे लाभ से करा सकते हैं लोग? जी जी। मित्तल हॉस्पिटल में मैं 12 साल से अटैच्ड हूँ, रिटायरमेंट के बाद से ही। और मैंने पाया कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है ये, और इसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छा स्टाफ है। और अभी इस वक्त RGHS, CGHS, ECHS, रेलवे कैश या रेलवे नॉन कैश, सब योजनाएं इसमें अटैच हैं। सब एडिशनल सभी योजनाओं में यहाँ सर्जरी हो सकती नहीं, लेकिन हो सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग बाग है ना लिख तो देते हैं, लेकिन जब मरीज जाता है तो वो उनका वो प्राथमिकता से इलाज नहीं करते हैं। और कई हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि वहाँ उनको टरका देते हैं कि यार क्या बेकार में आ गया, हमें तो पैसा कमाने के लिए अभी बेड लेगा, सारी सुख सुविधाएं का फ़ायदा उठाएगा और योजनाओं में जितना पैसा मिलता है, जैसा मिलता है, ऐसे टरका देते हैं। मित्तल हॉस्पिटल की क्या पोजीशन है? देखिए सुरेंद्र जी, मैं ईमानदारी से बोलूँ तो मेरे सामने कभी ऐसी समस्या नहीं आई। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये कहते हैं हमारे स्टाफ वाले कि आपने लिख तो दिया ऑपरेशन, पर इसमें परमिशन पहले लेनी पड़ेगी पहले गवर्नमेंट से। ओके। क्योंकि प्रक्रिया ऐसी है कि आपने ये बड़ा ऑपरेशन लिखा है, छोटा जो भी है, हमारे इसको एक पेपर भेजेंगे, पेपर वहाँ से ओके आएगा, सेंक्शन होगा, तो फिर हम चाहते चलो भाई कल करेंगे ऑपरेशन या परसों करेंगे, जब वहाँ सेंक्शन आ जाएगी। उसमें कुछ अटकाव आता है, कुछ आता है, वो सरकारी तंत्र का है उसमें मित्तल हॉस्पिटल का उसमें नहीं दोष। हाँ, तो सरकारी तंत्र का उससे हो सकता है। चलिए, आज आपने बहुत ज्ञान की बातें बताई हमारे दर्शकों को। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया, और इसी तरह आप बात आज की चैनल पर अपना स्नेह बनाए रखें। जब कभी हम याद करें आप आएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। दोस्तों, ये हैं डॉक्टर ब्रिजेश माथुर, जो मित्तल हॉस्पिटल में शल्य चिकित्सक हैं। इन्होंने आपके सारे जो भ्रांतियाँ थी उनको दूर किया, और ये बहुत अच्छा एक विषय रहा कि इन्होंने जो आपके शरीर के अंदर होने वाली गतिविधियां हैं उनके बारे में विस्तार से आपको बताया। आज डॉक्टर ब्रिजेश माथुर, कल फिर और अगले कार्यक्रम में हम किसी अन्य डॉक्टर के साथ मौजूद रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।